गुड आफ्टरनून। सेटल डाउन हो गए आप सभी लोग? तो चलिए हम लोग अपने इस पार्ट की शुरुआत करते हैं। और नोट मेकिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। जब आप क्लास के बाद जाएंगे, यू नीड टू रिवाइज वॉट एवर यू हैव स्टडीड इन द क्लास। तो आपका दिमाग और पेन साथ के साथ चलना चाहिए। आप उसके लिए ट्रेन करो खुद को, बिकॉज व्हेन यू विल अटेम्प्ट योर मेंस, जस्ट इन 8 to 9 मिनट्स आपको अपना एक आंसर कंप्लीट करना होगा। एट दैट टाइम आपका दिमाग और पेन एक साथ चलता है, क्योंकि दोनों में से अगर एक भी अलग चला तो आंसर कंप्लीट नहीं होगा। तो यहां पे भी दोनों को एक साथ चलाने की आदत डालिएगा। नोट मेकिंग आपको कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है। मैं जो कुछ भी बोर्ड पर लिखता हूं आपके नोट्स का पार्ट है। सो वॉट एवर आई एम हैविंग ऑन दिस बोर्ड, मैं जो कुछ भी इस बोर्ड पर लिख रहा हूं आप उसे वैसे का वैसे अपनी कॉपी पर लिखेंगे। वो ग्राफ होगा, चार्ट होगा, फ्लो चार्ट, टाइमलाइन, वॉट एवर इट इज। मैं जो कुछ भी यहां पे लिख रहा हूं वो आपकी नोट्स में जाना चाहिए और आपको उसे रिवाइज करना है। पैरेलली मैं कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स करवाऊंगा, वो मैं आपको बता दूंगा, आपको उसे वैसे लिख लेना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन एंड आंसर वो मेंस के फॉर्म में मैं करवाऊंगा। तो अपार्ट फ्रॉम समथिंग दैट आई एम डिक्टेटिंग, कुछ भी ऐसा जो मुझे लगा कि मुझे आपको बोल के लिखवा देना चाहिए, तो वो मैं डिक्टेट करूंगा, दैट यू नीड टू राइट डाउन। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं जैसे भी यहां पे जो कुछ भी लिख रहा हूं आपको लिखते चलना है और साथ के साथ समझते चलना है। लिखने का तरीका मैं बता देता हूं ताकि आपको भी क्लियर रहे कि वो आपको कैसे प्रोसीड करना है। सिंपल सा तरीका ये होता है कि सपोज करो कि मैंने यहां पर एक टाइमलाइन बनाई। अब मैं यहां पर कोई चीज लिखना शुरू करूंगा, नॉट नेसेसरली वो सारी बातें मेरे इस पेज पर आएंगी। तो मैं यहां पर एक पॉइंट डालूंगा, कुछ बेसिक बातें यहां पर मेंशन करूंगा और मैं पेज स्विच कर दूंगा उसकी डिटेल्स के लिए। ठीक है, वो बेसिक टाइमलाइन का पेज वहां रहेगा, लेकिन मैं कुछ डिटेल्स के लिए पेज स्विच कर दूंगा। जैसे ही मैंने अपना पेज स्विच किया, आप अपनी टाइमलाइन के नीचे उसी एक सेपरेट पार्ट में उसे नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। उसे करने के बाद मैं वापस से अपनी टाइमलाइन पर आ जाऊंगा और आप भी अपने पेज में वापस से टाइमलाइन पे आ जाएंगे। मैं यहां कुछ और ऐड ऑन करूंगा और हो सकता है मैं वापस से पेज स्विच कर दूं और आपको भी उसके आगे प्रोसीड कर देना है। That is very simple procedure you'll get during the process. I'm just giving an overview. You just need to plot a timeline, and whenever I will not get enough space to put all the information at this timeline, I will just switch the page and I will expect you to proceed with the page. That's the very simple mechanism. I just wanted to tell you how you need to prepare your notes during this class. So you'll get that during the process as well. For now, let's proceed with the class, and that is very simple. हम शुरुआत बहुत सिंपल रखते हैं, and with a very simple question, and that is, what is history? So who is going to answer what exactly history is? इतिहास, बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है। Now tell me the meaning or something about history. Study of the past. Someone told me study of the past, and that will be the correct answer. Something else? Study of events that occurred in the past. That's also true. Study of past that has some significance. ये भी मतलब important point हुआ। बहुत अच्छा बताया आपने। पिछले समय में जो भी गतिविधियां हुई हैं, incidents of past, written evidence of past. If something is not written, that will not get count. We have a lot of things in history that has not been written. We just presume through various sources like coins or some sort of archaeological remains. Those things are not written, but we'll consider that part of history.
So not just written history. You'll get that in ancient history then when you will divide your complete historical period in prehistorical period, proto-historical period, and historical period. So complete prehistorical period is unwritten. Still that's part of history. Prehistorical. Exactly. But that is also part of history. That is the segregation or classification of history. Prehistorical period, proto-historical period, and historical period. In prehistorical period, we do not possess any written evidence. And in proto-historical period, we have some written evidence, but we are not able to decipher that. That is Indus Valley civilization and the script that has not been deciphered yet. So these are the written evidences or unwritten evidences. Both will be part of history. So you people are telling me that study of past is history. Study of past. That has been told by many of you. I will just add a keyword, systematic study of past. Just random study of past cannot be considered as history. That study must be systematic. So that's just a very simple keyword towards me. Systematic study of past will be considered as history. And when you say past, it will include a lot of things like incidents, wars, treaties, religion, conflicts, a lot of things will be there. तो ये सब कुछ हिस्ट्री का पार्ट बन जाएगा. That will all be part of history, systematic study of past. Now a very significant question also arises here. Why? Why do we need to have a look on the past? And why do we want to have these classes as far as the UPSC is concerned? हम पढ़ ही क्यों रहे हैं हिस्ट्री? कोई एक पर्सन रेज योर हैंड. हाँ. So why do you need it? आपको इसकी जरूरत क्या है? पास्ट में जो हुआ वो गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या जरूरत है? प्रेजेंट को देखने के लिए पास्ट को देखना है. ओके, समवन इज रेजिंग हैंड. हम किस गली जा रहे हैं ये जानने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री. सो टू सी द क्रोनोलॉजी ऑफ द इंसिडेंट्स और द इवेंट्स. History repeats itself. That's a very significant point. To understand the mistakes of past so that we should not repeat that again. To understand mistakes in the past. Okay. ताकि हम उसे repeat ना करें. That's great. अभी हम आज का एडमिनिस्ट्रेशन रन करेंगे. By understanding the administration of past can be a good answer. Present is the reflection of past. कितनी बढ़िया लाइन बोली आपने. So we will get to understand about the process of civilization by the understanding of past. You mean to say this? That's also okay. So आप में से ज्यादातर लोग सही आंसर दे रहे हैं और मेरी ओर से जवाब है कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये यूपीएससी के सिलेबस में दिया गया है और पढ़ना पड़ेगा. Because that will be asked in your examination and you'll have to answer question from this discipline. तो पढ़ना पड़ेगा. तो ये सबसे suitable आंसर. वैसे आप सभी लोगों के आंसर बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसका सबसे सही जवाब है that history is part of your UPSC syllabus and that's the most suitable answer. बाकी आप सबके जवाब सही हैं. Everyone is correct. Now, आप में से बहुत सारे लोगों को हिस्ट्री बोरिंग लगती होगी. बहुत सारे लोग होंगे जिनको ऐसा लगता होगा हिस्ट्री इज फुल ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन दैट इज हार्ड टू डाइजेस्ट. आई एम नॉट गोइंग टू क्लेम एनीथिंग. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पढ़ना पड़ेगा. आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, यूर फीलिंग गुड, यूर फीलिंग बैड, यूर एबल टू डाइजेस्ट, यूर नॉट एबल टू डाइजेस्ट,
यूपीएससी के सिलेबस में है, क्वेश्चन आएगा, पढ़ना पड़ेगा, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, समझ में आए चाहे ना समझ में आए। फैक्ट्स इंफॉर्मेशन आपको डाइजेस्ट होता है नहीं होता है आप जानो, पढ़ना पड़ेगा। ये सीधी सी बात है पहली क्लास की, ठीक है। बाकी तो आगे की बात है, मैं जो कुछ भी कर दूं वो इंसेंटिव समझ के रखना कि ठीक है समझा दिया, कुछ मुश्किल कम हो रही है, ठीक है। बट यहां पर एक क्वेश्चन है जो मैं आंसर करना चाहूंगा, और एक मिथ है, बहुत ही सिंपल सा मिथ है ये, और ये है कि हिस्ट्री इज फुल ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। एक्चुअली में मिथ ये नहीं है, ये तो एकदम सही बात है। हिस्ट्री इज फुल ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, ये मिथ नहीं है। मिथ ये है कि आपको यूपीएससी के लिए सारा रटना है। आपको यूपीएससी के लिए कुछ भी नहीं रटना है। यू नीड नॉट टू मग अप ऑल दैट थिंग। रीजन बीइंग, आपको फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन सिर्फ इतने पता होने चाहिए कि जब वो आपके सामने आए तो एटलीस्ट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन। प्रीलिम्स का एग्जाम यूपीएससी के प्रोसेस में जब तक निकला ना हो सबसे कठिन फेज लगता है। ऑल्दो वो सबसे हार्ड फेज नहीं है, सबसे हार्ड फेज टेक्निकली आपका मेंस है, और आपकी सारी प्रिपरेशन आपके मेंस के लिए होती है। अगर आप मेंस के लिए बहुत अप टू द लेवल तक प्रिपेयर्ड हैं, इट विल बी वेरी इजी टू क्रैक योर प्रीलिम्स एज वेल। बट जब तक प्रीलिम्स ना हुआ हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन में एक बहुत बड़ी आबादी को ऐसा लगता है कि उसका मेंस पूरा तैयार है, बस प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। अगर आज प्रीलिम्स हो जाए सो दैट विल बी द फाइनल ईयर ऑफ हिज सिलेक्शन। बट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रीलिम्स का एग्जाम कैसा एग्जाम है। क्वेश्चन के नीचे आंसर लिखा होता है, क्वेश्चन के जस्ट नीचे तो आंसर लिखा होता है ना। यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई विच वन इज द करेक्ट, हाउ मेनी ऑफ दोज ऑप्शंस आर करेक्ट। दैट इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब इससे प्रीलिम्स आसान नहीं हो जाता। व्हाट आई मीन टू से यू कि आपको सारे फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन रटे हों एज फार एज द प्रीलिम्स इज कंसर्न्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जब वो आपके सामने आए एटलीस्ट यू कुड आइडेंटिफाई। इन प्रीलिम्स you need facts and information as far that you could identify if that facts or those facts or informations are before you. That's it. Now come to the mains. In the mains, the person who is evaluating your copy do not possess information. All those people do not possess information. What kind of information in the form of facts or information you are having? They don't know. They don't know. आपको जो फैक्ट इंफॉर्मेशन पता है वो मेंस में लिखो, जो नहीं पता है मत लिखो। मत लिखो ना, किसको पता है। और बहुत ज्यादा फैक्ट्स है इंफॉर्मेशन, यू नीड नॉट टू इनकलकेट इन योर मेंस, बल्कि ये तो इरिटेट कर देगा। आप 5 पॉइंट लिखिए और 5 में एक एक ईयर डाल दीजिए, मैं इरिटेट हो जाऊंगा कि क्या बता रहे हो, मुझे ईयर काउंट करवा रहे हो। हर पॉइंटर में आप 5-5 नाम इंक्लूड कर दो, मैं उस पर भी इरिटेट हो जाऊंगा कि क्या मुझे नाम गिनवा रहे हो। यहां आर्ग्यूमेंट दो ना, आर्ग्यूमेंट दो। हाँ, जो कुछ फैक्ट्स होते हैं, अगर कुछ बहुत फेमस बैटल्स हैं, अब आपको पानीपत, करनाल, इनके डेट मतलब ईयर्स तो पता होने चाहिए ना कि कब हुआ, इतना तो फंडामेंटल पता होना चाहिए आइडिया। और थोड़ा आपको रफ आइडिया होना चाहिए। रफ आइडिया का मतलब सिंपल सा ये है कि आपको इतना तो क्लियर हो कि बैटल ऑफ करनाल जो है, या फिर सिंपली जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, इफ यू डोंट रिमेंबर कि वो 1761 में हुआ था, तो कम से कम इतना तो पता हो ना कि 1650 के आसपास हुआ था। ऐसा तो ना लगे ना कि सन 1300 में हुआ था। मतलब इतना रफ आइडिया तो होना चाहिए ना इंसिडेंट्स का, इवेंट्स का, बस इतना रिक्वायर्ड है। तो देखो, हमें हिस्ट्री क्यों चाहिए, इसका बहुत ही बेसिक आंसर है, व्हाई हिस्ट्री। इसका बहुत ही बेसिक आंसर है। और यहां पे जो सबसे पहला पॉइंट बनता है कि ये यूपीएससी सिलेबस का पार्ट है। पार्ट ऑफ यूपीएससी सिलेबस। दूसरी सबसे बेसिक बात यह है कि वॉट एवर मिस्टेक्स यू आर कमिटिंग टुडे हैज बीन कमिटेड बाय समवन इन द पास्ट। दिस इज नॉट न्यू. Whatever mistakes you are committing today has been committed by someone in the past, and when that person had committed that mistake, he had tried to sort some solutions for that. Either those solutions were successful or unsuccessful. If those were successful, you need to evaluate the situations in which those solutions were opted. Are the situations same?
if those situations are not same, how different the situations are, and for the change of situation you can understand the change in the solution. Getting the point? A very simple example. We all know that Russia has a very tough and vast topography. You cannot conquer Russia. You cannot conquer. Napoleon tried, failed. Then why Hitler tried again? Why Hitler tried again? What was the logic? When everyone was aware that you cannot conquer Russia, no one could ever conquer Russia. You can defeat Russia, you cannot conquer Russia. You can defeat Russia in a battle. You can take war reparation. You can take some of the territory, some of the island, but you cannot conquer whole of the Russia. This is not possible. And that is a very simple fact. Still, if you are trying to conquer Russia, that will be a huge blunder, and that has been committed by many of the great statesmen like Napoleon and Hitler. हिटलर को कोई कितना ही बुरा माने या बताए, बट वो एक अच्छा स्टेट्समैन था, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है. He was a good statesman. उसको पता था कैसे पॉलिसीज ऑप्ट करनी है. वो यूं ही इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट के ऊपर इतने लंबे समय तक अपना होल्ड मेंटेन कर पाया था. He was a good statesman. ठीक है. तो अगर आपको पास्ट की मिस्टेक्स पता हैं, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू इवेलुएट दी सिचुएशंस ऑफ प्रेजेंट. You can sort better solutions for from the understanding of past. So, understanding the mistakes of past. Understanding the mistakes of past. This is a very common dialogue. You all people have heard of it. थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा कि अगर किसी मुस्लिम ने कुछ लीक से हटकर बात की तो उसको बोल दो कि तुम पाकिस्तान चले जाओ. दैट इज अ वेरी कॉमन डायलॉग. यू ऑल हैव हियर्ड ऑफ इट. मैं इस बात पे जाता ही नहीं हूं कि जो पर्सन ये बात कह रहा है वो कितना सही या गलत है, और जिस पर्सन के लिए वो ये बात कह रहा है वो कितना सही या गलत है. आई एम नॉट गोइंग इन दैट. यू आर स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री. यू नीड टू इवेल्युएट द इंसिडेंट ऑफ हिस्ट्री कि जब आप ऐसा करते हो तो उसका क्या रिजल्ट होता है. You need to understand the situation. कुछ लोग सॉल्यूशन बताते हैं कि इनका वोटिंग राइट खत्म कर दो. कुछ लोग सॉल्यूशन बताते हैं इनको आइसोलेट कर दो. Now you need to understand कि क्या पास्ट में ऐसा पहले भी किया जा चुका है, और अगर ऐसे सॉल्यूशंस पास्ट में ऑप्ट किए गए थे, व्हाट वाज द आउटकम. You need to evaluate. You need to know कि श्रीलंका में वहां के नेटिव्स सिंगलाज हैं, और वहां जो जाफना रीजन है वहां पर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन तमिलियंस की है. तमिलियंस के साथ लगभग यही किया गया था. उनके वोटिंग राइट्स डाइल्यूट कर दिए गए, उन्हें आइसोलेट कर दिया गया, उनके पॉलिटिकल राइट्स छीन लिए गए, उन्हें वहां से भगा के इंडिया में भेजने के एफर्ट्स किए गए. एंड व्हाट वाज द सिचुएशन? श्रीलंका फेस्ड ह्यूज सिविल वॉर, और उसका इंपैक्ट श्रीलंका की इकोनॉमी के ऊपर आज भी है. तो मैं कहता हूं कि यू आर स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड यू नो हिस्ट्री, सो यू नो whatever is being suggested today, is it feasible? क्या ये सॉल्यूशन पास्ट में किसी ने ऑप्ट किया है, और किया है तो उसका क्या रिजल्ट निकला था? What was the result over there? Now you will be in better condition to take a solution in comparison to a person who has never gone through the history. You'll be in better condition. आपको पता है कि जब ऐसे सॉल्यूशंस ड्रॉ करने के किसी ने एफर्ट्स किए थे तो क्या रिजल्ट निकला था. ठीक है. तो आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं. आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी है वो एनहेंस हो जाती है बिकॉज यू नो द सिचुएशंस. योर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी will enhance. You'll be a better manager. You'll be a better statesman whenever you will get chance if you know history. एक सिंपल सी बात है, everyone must know about their roots. It will help you to connect with your roots.
आप पास्ट की बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रेजेंट में इंप्लीमेंट कर सकते हो. यू कैन हैव बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ पास्ट. बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ पास्ट can be implemented. If you have a greater understanding of history, you know social changes are not very easy, because you have seen Raja Ram Mohan Roy, you have seen Ishwar Chandra Vidyasagar, you have seen Vinoba Bhave, Dayanand Saraswati, Swami Vivekanand, Ramakrishna Paramhans. You have studied about them and you know their struggle, how they tried to change the society and what kind of struggle they faced. And if you wish to take some changes in the present social structure, you must be ready for this struggle at least the level they were having at that time. आपको इतना तो आइडिया होना चाहिए ना कि अगर आप सोसाइटी में कोई चेंज करने जा रहे हैं, बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर आपसे कहा जाएगा ये सिस्टम सोसाइटी का बदल दो, जस्ट चेंज दिस स्ट्रक्चर, रिलीजन में ये रिफॉर्म कर दो. तो आपको पता होगा कि जब आप रिलीजन में इंटरवीन करोगे, जब आप सोसाइटी के किसी कस्टम ट्रेडिशन में इंटरवीन करोगे, वो सही हो या गलत हो, यू विल फेस रेजिस्टेंस. और वो रेजिस्टेंस किस लेवल का हो सकता है, यू नो. तो जब आप बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे चेंजेस को एस्पायर करोगे, तो आप उस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस के लिए खुद को प्रिपेयर्ड रखोगे, आपकी मशीनरी रेडी रहेगी. ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता चल जाती हैं व्हेन यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, एंड दैट इज द रीजन हिस्ट्री इज इन योर सिलेबस. ये सिंपल सा कारण है कि हिस्ट्री आपके सिलेबस में है, एंड यू ऑल आर हियर टू अंडरस्टैंड दिस. इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू योर एग्जामिनेशन. ये केवल आपके एग्जाम तक लिमिटेड नहीं है, ये आपकी डेली लाइफ का पार्ट है. दिस इज पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ. ये आपको बताता है, आपको बहुत सारी लर्निंग देता है, आपको सिखाता है कि आपको कब क्या करना चाहिए. एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको. यू विल नो कि कई बार आपको हिस्ट्री से बहुत सारी लर्निंग्स मिलती रहती हैं. यू गेट अ लॉट ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम हिस्ट्री. जब हुमायूं का पीछा किया शेरशाह सूरी ने और वो भाग कर गया काबुल में अपने भाई के पास, नाम था कामरान, तो उसके भाई ने उसकी मदद करने की बजाय उसके ऊपर काउंटर अटैक कर दिया. और तब वो भाग कर गया पड़ोसी किंगडम में, दैट वाज सफाविद किंगडम. सो बाबर फ्लेड फ्रॉम इंडिया टू द सफाविद किंगडम. सफाविद, हुमायूं फ्लेड फ्रॉम इंडिया टू द सफाविद किंगडम. सफाविद किंगडम. उसका भाई जो कामरान था, उसके पास एक बहुत ही फर्टाइल रीजन था, दैट वाज ऑफ कांधार. कामरान हैड अ वेरी फर्टाइल रीजन एंड दैट वाज ऑफ कांधार. एंड द सफाविद हैड a very great aspiration to conquer Kandhar. They had very great aspiration कि कभी उनको कांधार मिल जाए, fertile region. कामरान offered सफाविद सुल्तान कि मेरे भाई हुमायूं को मुझे सौंप दो, जिंदा या मुर्दा, and I will surrender कांधार to you. मैं तुमको कांधार सरेंडर कर दूंगा. What Safavids did? Denied. They denied. उन्होंने मना कर दिया, जबकि उनको कांधार चाहिए था. उनको कांधार चाहिए था. What they did? उन्होंने हुमायूं को वेलकम किया और हुमायूं को अपने 12,000 बेस्ट सोल्जर्स दिए. बेस्ट 12,000. और सफाविद ने हुमायूं से कहा कि जाओ अपने भाई कामरान के ऊपर अटैक करो और उसको वहां से मार के भगाओ. हुमायूं ने कहा कि आपको क्या चाहिए इन 12,000 ग्रेट सोल्जर्स के बदले में, एंड सफाविद सेड कांधार. वी नीड कांधार. हमें वही कांधार चाहिए जो तुम्हारा भाई हमें तुम्हारी मौत के बदले देने को तैयार है. यू गो कंकर एंड गिव दैट टू अस. उसने कहा 12,000 सोल्जर्स से क्या होगा? बोले अपने पिताजी को याद करो, बाबर 15,000 सोल्जर लेके आया था, 1 लाख की सेना को हराया था इब्राहिम लोदी के. तो 12,000 तो बहुत होते हैं. दीज आर द बेस्ट मैन दैट आई एम गिविंग टू यू. हुमायूं जाता है, कामरान को हराता है और कांधार सफाविद को मिल जाता है. लेकिन ये पूरी कहानी आपको बताती क्या है? एज आई एम टेलिंग यू, हिस्ट्री गिव्स यू लर्निंग्स. हिस्ट्री आपको बहुत सारी लर्निंग्स देती है, आपको बहुत सारी लर्निंग्स मिलती हैं. एक सिंपल सी लर्निंग यहां पर यह है कि हम सभी को लाइफ में कुछ ना कुछ चाहिए.
वी ऑल एस्पायर फॉर समथिंग, और उसे अवेल करने के कई बार हमारे सामने बहुत इजी रास्ते आ जाते हैं, बहुत आसान रास्ते। जैसे एक सिंपल सी नीड है, हम सभी को खूब सारा पैसा चाहिए, खूब सारा वेल्थ चाहिए, और कभी कोई आपको ऑफर करता है कि ये गलत काम कर दो, आपको अचानक से ये सम ऑफ अमाउंट मिल जाएगा, और फिर आप डिनाई कर देते हैं। ऐसा कई बार होता है कि आपको आपकी लाइफ में कुछ चाहिए जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से एस्पायर कर रहे हैं, लेकिन जब वो आपके पास बहुत आसानी से आने वाला होता है तो आप डिनाई कर देते हैं, क्योंकि उसका जो तरीका होता है वो गलत होता है, और आप एक मुश्किल रास्ता चुनते हैं। यू ट्राई टू हैव अ टफ पाथ जस्ट बिकॉज दैट्स करेक्ट, दैट्स राइट। और हिस्ट्री आपको बहुत सारी ऐसी लर्निंग्स देती है कि आपको कई बार मुश्किल रास्ते चुनने पड़ते हैं क्योंकि वो सही होते हैं, बिकॉज दोज आर राइट इन कंपैरिजन टू दोज पाथ जो आसान है लेकिन गलत हैं। तो हिस्ट्री ऐसी लर्निंग से भरी पड़ी है। हिस्ट्री आपको एक अच्छा इंसान भी बनाती है अगर आप उसे सही तरीके से इवेल्युएट कर पाओ और वहां से सही चीजें ले सको। अब ऑटोमन्स का फैट्रिसाइड मत ले लेना कि वो अपने भाइयों को मार देते थे, जाके भाइयों पे अटैक कर दो अपने, कि मैं भी अपने भाइयों को मार दूंगा। क्लियोपाट्रा को मत उठा लो कि हाँ उसने अपने 2 भाइयों को, 1 बहन को मार दिया तो हम भी मार देंगे अपने भाई बहनों को। तो यू नीड टू बी सिलेक्टिव कि आपको क्या चाहिए, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आपको चाहिए और क्या ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो आपको नहीं चाहिए। सो यू नीड टू एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो हिस्ट्री आपको बहुत अच्छी अच्छी लर्निंग्स देती है और ऐसी लर्निंग्स आपको इन बिटवीन मिलती रहेंगी। ठीक है, सो दैट्स द फंडामेंटल व्हाई वी नीड टू हैव हिस्ट्री। हमें हिस्ट्री एज पार्ट ऑफ सिलेबस क्यों है ये, एंड व्हाई वी नीड टू हैव this in our life as well. So are you getting this point? I just told you history is systematic study of past. Very simple. You can include a lot of other elements, incidents, events, wars and treaties and all, but very simply putting, history is systematic study of past. We need to have understanding of history because it's part of your syllabus. आपकी पास्ट की मिस्टेक्स करेक्ट हो जाएंगी, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी एनहेंस होगी, आप अपने रूल्स को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, आप पास्ट के बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ बेस्ट लर्निंग्स इन योर लाइफ जो आपको एक अच्छा इंसान भी बनाएंगी। सो दैट्स द सिग्निफिकेंस और द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड टू द यूपीएससी सिलेबस। यूपीएससी के सिलेबस पर हम प्रोसीड करते हैं। यूपीएससी हैज 2 सिग्निफिकेंट एग्जामिनेशंस, प्रीलिम्स एंड मेंस, देन लेटर ऑन पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसे हम जनरली इंटरव्यू कह दिया करते हैं, बट एग्जैक्टली दैट्स पर्सनैलिटी टेस्ट। इन प्रीलिम्स दे आर हैविंग only a single line about the history. As far as the modern history is concerned, I will focus on this syllabus that is concerned with the modern history because I'm going to deal with that. So, in prelims, उनके पास बस एक simple सी line है, and that is history of India and the Indian national movement. That's it. Not more than that. And that's the problem. That's the problem because they can ask anything. They can ask anything that they feel it's part of history. तो बहुत सिंपल सी लाइन लिखी गई है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो प्रीलिम्स में हिस्ट्री का ऐसा सिलेबस का कोई मामला है नहीं, मतलब सब पढ़ के रखो, उनको जो मन में आएगा वो पूछेंगे। ठीक है, जस्ट बी श्योर, वहां पर वो कुछ भी पूछेंगे। यहां पर एक प्रिकॉशन इसलिए मैं दे दे रहा हूं बिकॉज दैट्स द यूपीएससी सिलेबस, दैट्स द यूपीएससी सिलेबस। इन लिमिटेड क्लास, लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन नोटिस। In limited classes, I cannot deliver all the information. मैं सारी इंफॉर्मेशन इन लिमिटेड क्लासेस में डिलीवर नहीं कर सकता. इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर एनी टीचर. So there will be a lot of facts and informations that you will get in your books. बहुत सारी फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन ऐसी होंगी जो आपको आपकी किताबों में मिलेंगी. प्रीवियस ईयर के तो सारे क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, ईदर इट इज ऑफ प्रीलिम्स और इट इज ऑफ मींस. लेकिन टेस्ट सीरीज वाले जो अनोखे क्वेश्चंस आपको देंगे उनकी जिम्मेदारी मैं ले नहीं पाऊंगा, मुश्किल होगा वो. मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि देयर वाज अ वेरी ग्रेट रूलर फ्रॉम मैसिडोनिया. हु वाज दैट? अलेक्जेंडर. अलेक्जेंडर के पिता कौन थे? किंग फिलिप. किंग फिलिप ग्रेट वॉरियर थे. हालांकि उनकी जो माता जी थी वो किंग फिलिप को ज्यादा भाव देती नहीं थी. शी वॉज मच इंप्रेस्ड विद हिज ब्रदर. ऑफ कोर्स दैट्स वेरी नेचुरल. एंड हु वॉज हिम? एटलस. ही वॉज एटलस, अ ग्रेट वॉरियर एट दैट टाइम. तो
Alexander was always told that you need to be like Atlas and not like Philip. He was always told. और माता जी बड़ा क्लोज होती हैं, तो वो जो बोलेंगी वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होगा. Alexander never liked Philip. Alexander never liked Philip. That is a very simple family equation. और जब कभी फिलिप किसी एक्सपीडिशन पे जाते थे, किसी मिलिट्री एक्सपीडिशन पे, एंड ही यूज्ड टू कंकर सम टेरिटरी, अलेक्जेंडर दुखी हो जाते थे. व्हाई? जब वो कुछ जीत जाते थे. बिकॉज ही वांटेड टू बी अ ग्रेट वॉरियर लाइक एटलस, एंड ही यूज्ड टू फील कि मेरे पिता ने जब इस टेरिटरी को जीत लिया, आई विल हैव लिटिल लेस टेरिटरी टू गेट कंकर्ड. अगर मेरे पिता ने इस टेरिटरी को जीत लिया तो मेरे पास अब जीतने के लिए थोड़ी सी टेरिटरी कम हो गई. इसे तो मैं जीतता ना, और तब तो मैं अपने मामा एटलस की तरह ताकतवर साबित होता. तो वो मामा, अलेक्जेंडर का मामा था एटलस. कहां जा रहे हो भाई तुम लोग? वेयर आर यू पीपल गोइंग? माता जी का भाई कौन होगा? कहां खुराफाती दिमाग जा रहा है आप लोगों का? वेयर आर यू ऑल गोइंग? मैं माता जी के भाई की बात कर रहा था भाई. हाँ? मामा थे अलेक्जेंडर के एटलस. आप लोग सही लोग नहीं है आप लोग. क्या? ठीक है, चलो. तो कहने का मतलब ये है, व्हाट आई मीन टू से यू, मैं क्या कहना चाहता हूं कि हिस्ट्री गिव यू लर्निंग्स. हिस्ट्री आपको लर्निंग्स देती है. तो जब मैं ये कहानी आपको क्यों सुना रहा हूं, मॉडर्न हिस्ट्री की बात चल रही है, एक कहानी मैं आपको सुना देता हूं सफाविद की, हुमायूं की. अब एक कहानी में मैं आपको लेके आ गया एंशिएंट इंडिया में अलेक्जेंडर के ऊपर. व्हाई आई एम डूइंग सो? आई एम जस्ट टेलिंग यू कैसे हिस्ट्री आपको लर्निंग्स देती है कि अलेक्जेंडर क्यों दुखी हो जाते थे जब फिलिप कोई टेरिटरी जीत लेते थे. क्योंकि उनको लगता था कि अब उनके पास कम इंफॉर्मेशन, कम टेरिटरी होगी जीतने के लिए. सिंपल सी बात यह है कि जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करने जाते हो तो आपके सामने क्वेश्चन आता है और वो आपसे सॉल्व नहीं होता है, और फिर आप दुखी हो जाते हो कि आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम बेकार है, जबकि आपने हिस्ट्री पढ़ ली होती है, आपने एक दो किताबें भी पढ़ ली होती है, एक दो रीडिंग्स भी लगा ली होती है. स्टिल यू फील कि नहीं, तैयारी अच्छी नहीं चल रही है. एक्चुअली में उस क्वेश्चन का सॉल्व ना होना दुखी होने वाली बात नहीं है. दिस इज समथिंग टू चीयर अबाउट, क्योंकि आपको एक नई जानकारी मिली है जो आपके पास अभी तक नहीं थी. गेटिंग द पॉइंट? और आपको समझ में आ रहा है कि मैं अलेक्जेंडर का एग्जांपल क्यों दे रहा था. जब उसके पिता ने एक टेरिटरी को जीत के मैसिडोनिया में मिला लिया तो उसको खुश होना चाहिए, लेकिन वो दुखी होता था बिकॉज दैट वाज नॉट हिज अकम्प्लिशमेंट. तो यहां पर अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिला है जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो आपको खुश होना चाहिए, बिकॉज यू आर हैविंग एन एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि आपके पास अभी तक नहीं थी. नहीं, एक साल उससे खराब नहीं होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट टेस्ट सीरीज एंड नॉट अबाउट योर रियल एग्जामिनेशन. वहां पे तो रो लेना, सिर पीट लेना अपना, ठीक है. टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूं. अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है खुश हो जाओ. कम से कम पहली बार. जब दोबारा भी गलत हो जाए तो दुखी होना, क्योंकि पहली बार जब वो मिला था तो याद हो जाना चाहिए था, दोबारा गलत नहीं होना चाहिए था. तो इफ यू आर हैविंग एन इंफॉर्मेशन फॉर द फर्स्ट टाइम और आप उसे गलत कर पा रहे हो, यू आर नॉट हैविंग दैट राइट, जस्ट बी हैप्पी. जस्ट बी हैप्पी बिकॉज यू आर गेटिंग सम एडिशनल इंफॉर्मेशन. बट second time, if you're having that again and getting mistakes, then you need to be fearful about your preparation, about your strategies. But for the first time, no, not for the first time. Very simple. ठीक है. तो whatever I will tell you, that will be the fundamental concept building and all. I will not claim that I'm going to deliver all the factual information in this class. कि एक टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन आएगा, बोलोगे सर आपने ये वाला तो बताया नहीं था. अब उनकी अपनी रिसर्च है, वो न जाने कहां से लेके आते हैं. आई कैन नॉट क्लेम ऑल द इंफॉर्मेशन ओवर देयर. तो आप जो भी इंफॉर्मेशन वहां मिलती हैं उनको कैटर करते चलो. प्रीलिम्स की तैयारी में आपका जो टेस्ट सीरीज का पार्ट है, दैट इज व्हाई दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि वहां से आपको कॉन्फिडेंस आता है और आपको सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाती हैं जहां पे क्वेश्चंस बनते हैं. यूपीएससी में एज फार एज द प्रीलिम्स इज कंसर्न्ड, यू विल हैव बोथ काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ईदर इट इज ऑफ कॉन्सेप्चुअल पार्ट और ऑफ द फैक्चुअल और इन्फॉर्मेटिव पार्ट. यू विल गेट बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द बोथ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एज वेल. Be ready for both kind of questions. ठीक है. So that's the
prelim syllabus, and that's why prelims is lethal, because it does not possess any extended or detailed syllabus for the modern history, and that's why ये खतरनाक हो जाता है, क्योंकि फिर आपसे कुछ भी पूछा जाएगा, आप हिस्ट्री की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ जाइए. You need to go with the complete understanding. So that's the main syllabus, and here you need to take care of, because यहां पर है एक डिटेल सिलेबस जो आपको आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर होल्ड देता है. वेरी सिंपल. That is modern Indian history, that is the modern history part. ठीक है, that's the part of ancient and art and culture, and that is the post independence, that is the world history. You'll have total six segments in your history, total 6 part: ancient, medieval, modern, world, post independence, art and culture. टोटल 6 पार्ट. अगर आप इनकी इंपॉर्टेंस की बात करें कि कौन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई विल से मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मॉडर्न हिस्ट्री, सेकेंडली art and culture, thirdly ancient, and the fourth one medieval, and the fifth one post independence, and the sixth one world. इसलिए क्योंकि वर्ल्ड में पिछले 4 सालों में 2 क्वेश्चंस आए हैं, जस्ट 2 क्वेश्चंस इन 4 years, इसलिए मैं वर्ल्ड हिस्ट्री को सबसे लास्ट में रख रहा हूं. तो एक सिंपल सी बात है, इस हायरार्की में आपको सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री मिलता है, और सेकंड नंबर पे आर्ट एंड कल्चर. आर्ट एंड कल्चर की अपनी दुविधाएं हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जब आप मींस का एग्जाम लिखते हैं तो पहला क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से होता है, और आप उसको चाहे पहले अटेम्प्ट करो या बाद में अटेम्प्ट करो, क्योंकि उसमें एक सीक्वेंस होता है, इट विल बी चेक्ड फर्स्ट. आपका पहला आंसर जो चेक किया जाएगा आपके एग्जाम में, वो आपका आर्ट एंड कल्चर का आंसर होगा, क्योंकि वही यूजुअली आप देखो सबसे पहले वही होता है. और अगर आपने वहां पे गड़बड़ी करी है, दैट विल क्रिएट योर इमेज फॉर द कंप्लीट क्वेश्चन पेपर, कंप्लीट आंसर शीट. अगर आपका वो पहला आंसर खराब है तो आपकी खराब इमेज बिल्ड कर देगा, एंड दैट इज द रीजन आर्ट एंड कल्चर पे आपकी बेहतरीन होल्ड होनी चाहिए, ताकि आप अपने मेंस का कम से कम पहला आंसर बेहतरीन लिखें, जो आपकी इमेज बिल्ड करता है. हम भी कॉपीज वगैरह इवेलुएट करते हैं, तो हम यूजुअली 1 या 2 आंसर इवेलुएट करने के बाद समझ जाते हैं कि बच्चे में दम है या नहीं है. वेरी सिंपल. वो पहले 2 आंसर्स, फर्स्ट 2 आंसर्स विल क्रिएट योर इमेज, एंड दैट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग. उसके बाद तो हम कई बार पेन मार के भी नंबर दे देते हैं, बट फर्स्ट 2 आंसर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आर्ट एंड कल्चर के मिलेंगे आपको. नाउ you'll have an insight. Modern Indian history from about middle of the 18th century until the freedom struggle, its various stages. First line is modern Indian history from about the middle of the 18th century until the present, significant events, personalities, issues. The freedom struggle, its various stages, and important contributions from different part of the country. I will ask you, which is the most important keywords in these 2 lines? The most important keyword. Freedom struggle, kuch aur, something else? Events, personalities and issues, something else? Contributors, until the present. इन 2 लाइंस में सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है मिडिल ऑफ 18th century. That's the most important keyword. That's middle of 18th century. What is the meaning of middle of 18th century? 1750. It means modern history starts from 1750 onwards. We need to have a detailed study about the 1750 onwards. Now the problem is कि क्या इसके पहले का नहीं पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ फंडामेंटल्स. और क्या ऐसा है कि यूपीएससी इसके पहले का नहीं पूछती है? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पूछते हैं. बैटल ऑफ द्वीप पूछ रहे हैं ना, वो तो पहले का पूछ रहे हैं. वो फ्रेगमेंटेड पॉलिटी पूछ रहे हैं ना, तो पहले का पूछ रहे हैं. फ्रेगमेंटेड पॉलिटी पहले और बाद दोनों में जाएगा. तो दे आर आस्किंग क्वेश्चंस, दोज आर स्पैनिंग इवन बिफोर दी 1750. तो हमें तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो इसके पहले के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. दे आर आस्किंग क्वेश्चंस अर्लियर टू 1750. सो दैट दी मार्किंग लाइन 1750. दैट इज द मार्किंग लाइन जिसके पहले और बाद हमें पढ़ना है. नाउ यू नीड टू हैव 5 कीवर्ड्स कि आपको एक्चुअली में मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी यानी कि 1750 से लेके 1947 के बीच व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू स्टडी. And now you'll have 3 keywords in the first point, and that is events, personalities and issues, and I will abbreviate it like EPI, just to remember. EPI, events, personalities and issues, and I want you to remember forever.
आज और आज के बाद हमेशा आपको ये ईपीआई याद रहना चाहिए. इफ यू आर हैविंग मॉडर्न हिस्ट्री यू मस्ट नो ईपीआई. Events, personalities, and issues. And the next line, two important keywords, stages and contributors. Now, the two additional words, SC. Scheduled caste is the community in India. Very significant community in India. Very simple abbreviation, SC. So, EPI SC, that's your modern history syllabus. EPI SC. Events, personalities, issues, stages and contributors. That's it. When we say you must remember your syllabus, इसका मतलब ये नहीं होता लाइन टू लाइन याद होना चाहिए. If I'm saying कि क्या आपको मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस याद है, and you will say yes, EPI SC from mid of the 18th century and that's the syllabus. आपको ये दोनों लाइन पढ़ के सुनाने की जरूरत नहीं है किसी को. अगर आपने इतना बता दिया कि इवेंट्स, पर्सनैलिटीज, इश्यूज, स्टेजेस एंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स, हमें नेशनल स्ट्रगल के 1850 1750 के बाद के सारे पढ़ने हैं. And that's enough. And that is the way you remember your syllabus. Syllabus को लाइन बाय लाइन रटा नहीं जाता और ना ही वो आपके काम का है, लेकिन syllabus में जो है वो आपके दिमाग में होना चाहिए. You must have that in your mind. तो मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस याद हो जाना चाहिए, EPI SC. ठीक है. मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस में क्या है? पहला EPISC, ये हमेशा याद होना चाहिए. और आपका मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस अब आपको आज अभी यही याद हो गया और इसी के बेसिस पे आपकी पूरी प्रिपरेशन आगे प्रोसीड करेगी. ऑल द प्रिपरेशन विल प्रोसीड एज पर दीज 5 कीवर्ड्स. और अभी जब हम एक एक्सरसाइज देखेंगे तो आई विल आस्क यू कि जो क्वेश्चन मेरे सामने दिया गया है, आपके सामने दिया गया है, वो इन 5 कीवर्ड्स में से कहां लाई करेगा, EPI SC में से कहां लाई करेगा. और आपको आइडिया लगेगा कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है, द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड टू यू इन योर मेंस एग्जामिनेशन, हाउ क्लोज इज इट टुवर्ड्स योर यूपीएससी सिलेबस, वो कितना नजदीक है आपके यूपीएससी सिलेबस के, दैट यू विल गेट देयर पैरेलली. ये तो हो गया आपका मेंस का सिलेबस. Syllabus is done. Basic understanding of history and its importance is done. Now trend analysis. Let's have a look on the trend analysis, and that is from 2015 to 2023. You can go even before, लेकिन trend का क्या मतलब होता है? You know, the trend that is being in the recent times. Recent times. तो मॉडर्न हिस्ट्री में सिंपल सा मतलब है ट्रेंड क्या चल रहा है. अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री में एक कीवर्ड है, दैट्स मॉडर्न. व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न? क्योंकि ट्रेंड जो होता है वो भी मॉडर्न होता है. मॉडर्न ट्रेंड होता है, कन्वेंशनल ट्रेंड होता है, तो ट्रेंड वैरायटी ऑफ ट्रेंड होते हैं. बट यहां पे हम एक ट्रेंड की बात करेंगे जो हाल फिलहाल में चल रहा है, लेटेस्ट ट्रेंड. वी आर टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट ट्रेंड. सो व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न? बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री. तो व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न? Modern means industrial revolution. Just have it a very general term, like a very general term. Like this person is very modern. This person is not modern. These clothes are very modern. These clothes are not modern. Western influence is modern. Lifestyle is modern. Just define me. What is modern? Evolution is modern. Change is modern. Drastic change is modern. Advancement is modern. Something else? Rationalism is modern. What else? Going good. Going good. Don't worry. सही जा रहे हो. Something, systems of past that has been broken and changes come before us is modern. We must know according to the society. New. Something new in society will be considered as modern. Transition is modern. ठीक है, आप लोगों ने जो भी बातें कही हैं वो कुछ हद तक क्लोज हैं. These are somehow close. Having change in present. Having change in present as per the needs of the present and the future is modernity. Yes, simply you can say having change in the past. Having change in the past
as per the needs of the present and the future will be considered as modern. जब आप पास्ट में कुछ बदलाव करते हैं ताकि आपकी प्रेजेंट की और फ्यूचर की नीड्स के हिसाब से वो सूटेबल हो जाए, दैट विल बी कंसीडर्ड एज मॉडर्न. हैविंग चेंज इन पास्ट एज पर द पास्ट. पास्ट में आप चेंज करते हो, वो पास्ट जो आप कैरी कर रहे हो, लिगेसी ऑफ पास्ट. Legacy of past. Having change, if you want to expand it, you can have it. Having change in the legacy of past as per the needs of present and future is modernity. Simply putting, there was a time जब एक type of pant चला करता था जिसे अमिताभ बच्चन जी पहना करते थे. That was bell bottom. उसका जो निचला हिस्सा था वो बेल के शेप का होता था. गर्ल्स में वो अभी भी पॉपुलर है, बेल बॉटम, बट नॉट इन बॉयज. But the boys में आ गया. That's postmodern now. That's postmodern. There is the concept of postmodernity. You'll get that later. तो there was a time जब अमिताभ बच्चन जी उसको पहना करते थे तो वो मॉडर्न था, लेकिन बाद में वो मॉडर्न नहीं रह गया. एक समय सलमान खान जी आए, उन्होंने सबकी मांग 20 से निकलवा दी. तेरे नाम. That was modern at that time, but not now. अभी क्या है, कुछ लोग बालों को एकदम ऊपर कर लेते हैं, स्पाइक्स, और उसे लाल पीला भूरा नीला कर देते हैं. दैट कैन बी मॉडर्न एट दैट टाइम. बाद में अगर आपके बच्चों ने उस पिक्चर को देखा तो वो हंसेंगे आपके ऊपर कि ये तो मॉडर्निटी बदलती रहती है. अभी कॉन्सेप्ट है पोस्ट मॉडर्निटी का. दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट इन ऑल द डिसिप्लिन. पोस्ट मॉडर्निटी का मतलब होता है कि पास्ट और मतलब कन्वेंशनल और मॉडर्न को मिक्स कर दो. दैट इज पोस्ट मॉडर्न. जैसे आपने पहले देखा होगा, घर बनते थे, छप्पर के घर होते थे, उनके ऊपर मिट्टी के कुछ स्ट्रक्चर्स की कवरिंग की जाती थी जिसे अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम दिया जाता होगा. हमारे यहां उसे खपड़ा कहा जाता है. यू नो, वैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका एक बेस होता है, फिर उसके ऊपर ऐसे कवरिंग होती है. वो मिट्टी के होते हैं, बड़े अनस्टेबल होते हैं, टूट फूट जाते हैं, छप्पर टपकने लगता है. ठीक है, दैट वॉज कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल. फिर मॉडर्न होम्स आए, दैट वॉज ट्रेडिशनल. फिर मॉडर्न होम्स आए, स्लैब बनने लगे, सीमेंट के स्लैब, वो थे मॉडर्न. और फिर आया पोस्ट मॉडर्न. अब वो स्लैब बनाते हैं वो सीमेंट वाले, और आगे का जो छज्जा है उस पर सीमेंट के खपड़े बनवा देते हैं. दैट इज ब्लेंड ऑफ बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न. दैट इज पोस्ट मॉडर्न. पहले वो पालकी होती थी जो ब्राइड को लेके जाती थी, फिर कार्स आ गई और अब लोग वापस से पालकी पे जा रहे हैं. दैट्स पोस्ट मॉडर्न. तो पोस्ट मॉडर्निटी का पूरा कॉन्सेप्ट है जो पॉलिटिकल साइंस में है, आपको फिलॉसफी में मिलेगा, साइकोलॉजी में मिलेगा. पोस्ट मॉडर्निटी एक पूरा कॉन्सेप्ट है, हर डिसिप्लिन में आपको पोस्ट मॉडर्निटी मिलेगा. सो दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. सो वी वर हैविंग द मीनिंग ऑफ मॉडर्न. नाउ यू कैन हैव अ लुक कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे आप फोकस करो. 2015 में तो इन 2015 15, इन 2016 16, in 2017 just 14, and 2018 21, the highest one. Then in 2019 again 16, 20, 19, 21, 18, 22, 14, and 23, 13. Number of questions is decreasing. But आप एक चीज को लेकर अश्योर हो सकते हो कि from history you will get at least 15 questions. You can be assured about it. You're going to get at least 15 questions from history, overall history. 15 questions. और आजकल कट ऑफ कितने की जाती है? Questions. Out of 100 आप 44 to 48 क्वेश्चंस कर रहे हो, प्रीलिम्स हो जा रहा है. क्वेश्चन पेपर टफ हो रहा है. 2020 के बाद स्पेसिफिकली क्वेश्चन पेपर टफ हुआ है. 20, 21, 22, 23 सब में पेपर थोड़ा अनयूजुअल और टफ आया है, इसलिए कट ऑफ नीचे गई है. तो 44 to 48 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 आप कर रहे हो तो आपका यूपीएससी प्रीलिम्स हो जा रहा है, डिपेंडिंग अपॉन दी कैटेगरी यू आर बिलोंगिंग टू. ठीक है, जनरल सी बात कर रहा हूं, नॉट बीइंग वेरी स्पेसिफिक. और इसमें से 15 क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री के निकल रहे हैं. इट मींस इट इज हैविंग अ वेरी सिग्निफिकेंट पोर्शन. अब ये भी ऑब्वियस सी बात है कि आप सारे 15 के 15 तो कर नहीं पाओगे. ठीक है, यू लीव अ फ्यू. बट अगर आप इसमें 15 में से 10 से 12 भी कर पाए, एक दो तो छूटेंगे, सबके लिए होते हैं वो होते इसलिए हैं कि वो मिस हो जाए. दैट इज टू ऑनर. वो क्रिकेट खेलते ना, देखा एक बॉल ऐसे जाने दो, दैट इज टू ऑनर. T20 में नहीं करते ऑनर.
T20 में ऑनर नहीं करते हैं, बट नहीं, वनडे में भी ऑनर करते हैं, कुछ बॉल्स आप ऑनर करते हो, तो यहां पे कुछ क्वेश्चंस आप ऑनर करते हो कि यूपीएससी ने बनाया है, छोड़ देते हैं, जस्ट लीव इट, ठीक है। तो 10 से 12 क्वेश्चन इफ यू आर हैविंग, अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है तो आप 10 से 12 आराम से अटेम्प्ट करोगे हिस्ट्री के क्वेश्चंस। इसका मतलब कि आपको आपके गोल के काफी नजदीक लेके जाते हैं। हिस्ट्री के ऊपर आपकी अच्छी होल्ड होनी चाहिए, आपको अच्छी लगती है तो, नहीं लगती है तो होल्ड होनी चाहिए। यू विल बी मच क्लोजर टू योर गोल, आप अपने गोल के काफी नजदीक हो जाएंगे, ठीक है। अब आओ सिंपली अपने उस पार्ट के ऊपर जो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, एंड दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री। 15 में 8, 16 में 6, 17 में 7, 18 में 14, you will see the highest one, 19 में 6, 20 में 9, 21 में 7, 22 में 4 एंड 23 में जस्ट 2। कुछ जगहों पे 3 भी मिलेगा, थोड़ी बहुत वीकनेस रहती है, 2 से 3। ये हालांकि बहुत अनयूजुअल है, लेकिन ट्रेंड में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है पिछले 2 सालों में एज फार एज द मॉडर्न हिस्ट्री इज कंसर्न। और अगर मॉडर्न का रेशियो गिरा तो उठा किसका? एंशिएंट का। कहीं पर किसी का रेशियो अगर नीचे जाता है तो उठता है किसी का, ठीक है। यहां पे जब 4 मॉडर्न का रेशियो गिरा तो उठा किसका? मेडवल और आर्ट एंड कल्चर का रेशियो उठ गया, जंप कर गया, ठीक है। तो मेडवल एक नया ट्रेंड है। मेडवल के ऊपर अगर आप देखो तो 17, 18 के पहले क्वेश्चंस आते नहीं थे। देयर वाज अ टाइम जब मेडवल हिस्ट्री को लगभग नजरअंदाज कर दिया गया था, फिर यूपीएससी ने वापस से पिक किया मेडवल हिस्ट्री को और वहां से क्वेश्चंस पूछे जाने लगे। तो मेडवल हिस्ट्री एक नया ट्रेंड है। अगर आप ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हो देन मेडवल हिस्ट्री इज द न्यू ट्रेंड। और अभी का जो पिछले 2 सालों का ट्रेंड है वो हालांकि ट्रेंड 2 सालों का नहीं होता, ठीक है। ट्रेंड इज नॉट समथिंग ऑफ लास्ट ईयर, ट्रेंड एक लंबे टाइम का ट्रेंड होता है, तभी तो ट्रेंड मिलेगा ना। तो ट्रेंड ये है कि इन जनरल आपको 5 to 7 क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से मिलेंगे। 5 to 7 क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू हैव फ्रॉम मॉडर्न। एंड बिलीव मी, in comparison to art and culture, ancient or medieval, it is much easier to attempt the questions of modern. ये जो 10 और 12 का रेशियो मैं मेंटेन करने को बोल रहा हूं आउट ऑफ 15, इफ इट यू आर हैविंग इट, तो ये जो रेशियो मेंटेन करने में आपको मदद मिलेगी, दैट विल बी फ्रॉम द मॉडर्न ओनली। मॉडर्न ही आपको ये टारगेट मीट करवा पाएगा। एंशिएंट, मेडवल और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन समटाइम्स बहुत टफ होते हैं, आउट ऑफ बॉक्स होते हैं, वो आप समझ नहीं पाते हो कि कैसे अटेम्प्ट करना है। लेकिन मॉडर्न के क्वेश्चंस इन जनरल अटेम्प्ट हो जाते हैं अगर आपके पास फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है तो। इस लिहाज से भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि यहां के क्वेश्चंस अफोर्डेबल होते हैं, इजी टू अटेम्प्ट होते हैं, ठीक है। सो दैट्स द फंडामेंटल ट्रेंड एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री। ये तो बेसिक सा ट्रेंड एनालिसिस हो गया हिस्ट्री के बारे में जिस पर हमने बात कर ली है। नाउ मीन्स का ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं। 2018 से 23 के बीच का टोटल 6 इयर्स ऑफ ट्रेंड एनालिसिस, 6 सालों का ट्रेंड एनालिसिस देखिए। यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आप देख सकते हो और आप मार्क्स भी देख सकते हो, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं हिस्ट्री की तो देखो यहां पर हम एंशिएंट और मेडवल की बात नहीं करते हैं। क्यों? बिकॉज एंशिएंट एंड मेडवल हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड इन योर मेंस सिलेबस। आई रिपीट, एंशिएंट हिस्ट्री एंड मेडवल हिस्ट्री हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड इन योर मेंस सिलेबस। इन योर मेंस सिलेबस ओनली 4 पोर्शंस हैज बीन स्पेसिफाइड: art and culture, modern history, world history and post independence. And when we say art and culture, it includes ancient and medieval. When we say art and culture, it includes ancient and medieval. So history simply means ancient, medieval plus, इसमें आप ancient, medieval को include कर लो, ठीक है, overall, ठीक है। So ancient, medieval art and culture से associate करके आता है, then आता है post independence, then world history, देन आर्ट एंड कल्चर। सिंपली यहां पर वैसे हिस्ट्री को हमने मॉडर्न के फॉर्म में स्पेसिफाई किया है, आर्ट एंड कल्चर में यहां पे हम एंशिएंट मेडवल को इंक्लूड कर रहे हैं और इसे आप मॉडर्न हिस्ट्री के फॉर्म में अंडरस्टैंड करो, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का और कोई पार्ट तो है नहीं, तो मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, 4 सेगमेंट हम यहां पे इंक्लूड कर रहे हैं और आर्ट एंड कल्चर में आप एंशिएंट और मेडवल इंक्लूड कर दो, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अगर आप यहां पर इवेल्युएट करोगे, यू विल हैव सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जैसे कि 18 में जस्ट 1, 19 में 2, 20 में 2, 21 में 2, 22 में 2 एंड 23 में 4 नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री। पोस्ट इंडिपेंडेंस का रेशियो पिछले 4 सालों में ऑलमोस्ट 0 रहा, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री का रेशियो वही रहा। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं 3, 1, 4, 1, 3, 1।
ये क्वेश्चन हमेशा आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर इज नॉट द पार्ट जिसे मिस किया जाए, तो आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न विल नेवर गेट मिस्ड। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का रेशियो अगर आप देखोगे तो 6 5 6 6 5 6, मतलब यहां अप एंड डाउन होगा, लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन का रेशियो आपके मेंस में मेंटेन रहेगा। ठीक है, अब यहां क्वेश्चन 10 मार्कर भी आएंगे, 15 मार्कर भी आएंगे, तो रेशियो वेरी करेगा। लेकिन आप देखो तो 60 से 75, 60 to 75 मार्क्स एकदम फिक्स है कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री पेपर 1 में, हिस्ट्री ओवरऑल आपके पेपर 1 में लेके जाएगा 60 to 75 मार्क्स। और यहां पर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 30 to 40 मार्क्स, अराउंड 40 मार्क्स मॉडर्न लेके जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री 2 से 3 क्वेश्चंस जनरल, 2 to 3 क्वेश्चंस इन द मेंस, तो 40 मार्क्स अराउंड आपका मॉडर्न लेके जाने वाला है आपके मेंस के एग्जाम में, कहीं कोई दुविधा नहीं है। 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे और वो 2 से 3 क्वेश्चंस हैं। फॉर दैट पर्पस यू नीड टू हैव कंप्लीट ग्रिप ऑन मॉडर्न हिस्ट्री। इन 2 से 3 क्वेश्चंस के लिए आपके पास मॉडर्न हिस्ट्री की कंप्लीट ग्रिप होनी चाहिए। अब आपको ये महसूस होगा, यू गेट टू अंडरस्टैंड कि मॉडर्न हिस्ट्री इज वेरी वास्ट and we are having very limited questions, just 5 6 7 questions in prelims, 2 to 3 questions in mains. That's the problem, that's the problem कि we are having a very vast study of modern history and will have very less number of questions from this part, क्योंकि आपके यूपीएससी में 15 से 16 सेगमेंट हो जाते हैं, just 15 to 16 segment in complete UPSC preparation, just divide them in sub parts। सबसे आपको ऐसे ही 2 3 क्वेश्चंस मिलते हैं और उसके बाद आपका ये पूरा यूपीएससी का सिलेबस फ्रेम हो जाता है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा जब आपको लगे कि कहीं पर मैं सिलेक्टिव हो रहा हूं, आई विल बी सिलेक्टिव व्हाइल टीचिंग, आई विल से जस्ट इग्नोर इट, फोकस ऑन इट। आई विल से जस्ट इग्नोर दिस पार्ट बिकॉज इट विल नॉट कैटर क्वेश्चन, फोकस ऑन दिस पार्ट, इट विल कैटर क्वेश्चन। तो आपको ये ना लगे कि सर ने ये वाला पार्ट इग्नोर क्यों कर दिया, बिकॉज हर यूपीएससी की हिस्ट्री का पार्ट, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री एक बहुत एक्सटेंसिव सब्जेक्ट है, या आप ह्यूमैनिटीज जिसने पढ़ा है आपको पता है, आप इस पे ऑनर्स कर सकते हो, ऑनर्स मास्टर्स कर सकते हो, ऑनर्स ग्रेजुएशन कर सकते हो। यू कैन हैव अ वेरी डिटेल स्टडी ऑन दिस डिसिप्लिन ओनली, बट दिस इज नॉट द मैटर। यहां पर आपको सिलेक्टिव होना होगा, एंड दैट इज द रीजन कि जब मैं किसी टॉपिक को पढ़ाता हूं तो आई जस्ट सेग्रीगेट थीम्स, आई जस्ट सेग्रीगेट थीम्स। थीम्स में ऐसे डिवाइड करता हूं, दैट इज पास्ट थीम, दैट इज पास्ट थीम। मतलब यहां पर पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे लेकिन अब नहीं पूछे जाते हैं, दैट इज ट्रेंडिंग थीम। मतलब हाल फिलहाल में ये थीम्स हैं जहां से क्वेश्चंस निकल रहे हैं, एंड दैट इज एक्सपेक्टेड थीम। यहां से मुझे लगता है कि अगली बार क्वेश्चन निकलेगा। हम किसी भी टॉपिक को ऐसे सेग्रीगेट करते हैं, दैट इज पास्ट थीम, जहां से पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंड आई विल एक्सप्लेन दैट थीम एज वेल। देन दिस इज द ट्रेंडिंग थीम, मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक यहां से निकलेंगे। ट्रेंडिंग थीम में मैं बताऊंगा कि देखो इस थीम के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया, यूपीएससी क्वेश्चंस रिपीट करती है, बट दैट इज ऑल्सो अनयूजुअल, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा सिलेबस है और क्वेश्चन उनको बहुत कम पूछने हैं, तो रिपीट करने का मतलब नहीं बनता। तो आई विल टेल कि देखो ये है ट्रेंडिंग थीम, थीम तो यही रहेगी लेकिन क्वेश्चन चेंज होगा। एग्जाम्पल का क्या सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर वो सुभाष चंद्र बोस को और गांधी को पूछ चुके हैं, सुभाष चंद्र बोस को और गांधी को मान लो उन्होंने पूछ लिया एज ए पर्सनैलिटी, उनका आइडिया क्या है, तो ट्रेंडिंग थीम क्या है? ट्रेंडिंग थीम यह है कि पर्सनैलिटीज पूछी जा रही हैं, वो पर्सनैलिटीज जो हाईलाइटेड हैं। तो ट्रेंडिंग थीम क्या है कि हाईलाइटेड पर्सनैलिटीज को पूछा जा रहा है, ये ट्रेंडिंग थीम है। एक्सपेक्टेड थीम क्या है कि टैगोर को और गांधी को पूछा जा चुका है, मतलब नंबर नेहरू और अंबेडकर का लगेगा, दैट इज एक्सपेक्टेड थीम। समझ रहे हो? ये एनालिसिस की बात है, ये एनालिसिस की बात है। अब जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि गांधी, देखो गांधी तो एवरग्रीन आदमी है, वो एवरग्रीन आदमी है, ही इज द पर्सन जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता, ठीक है? यू कैन लव हिम, यू कैन हेट हिम, बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम, यू कैन नॉट इग्नोर हिम। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आई विल से
don't focus on Tagore now because Tagore has been asked. Just focus on Nehru this time because Nehru can be asked. I will say. तो ये मेरा स्पेकुलेशन होगा कि देखो टैगोर को पूछा जा चुका है, नेहरू पर फोकस करो। बोस को पूछा जा चुका है, अंबेडकर पर फोकस करो। आई विल से दिस। तो यही तो अपना काम है ना, दैट इज आवर टास्क। ऐसे ही तो हमें हिस्ट्री को अप्रोच करना है ना, बिकॉज अगर हम हर चीज के ऊपर फोकस करते रहेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर फोकस का होगा, विल नॉट गेट, हमें वो मिलेगा नहीं जहां हमें पहुंचना है। तो हम थीम्स का डिवीजन करेंगे और उस डिवीजन के बेसिस पे हम कुछ टॉपिक्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और कुछ को हम कम इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा भरोसा भी दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा भरोसा दिखाना पड़ेगा। कुछ एनालिसिस मेरा रहता है, कुछ पीछे आपकी बैठी टीम है उसका एनालिसिस रहता है, वो एनालिसिस हम आपके लिए करते हैं। एक्चुअली में ये एनालिसिस आप भी करोगे, हो सकता है यू आर नॉट इन कैपेबिलिटी टू हैव दैट एनालिसिस नाउ, बट जब आप इसको पढ़ लोगे और आप मींस लिखने जाओगे तो ये सेम एनालिसिस आप भी करके जाओगे, क्योंकि आप पूरी मॉडर्न हिस्ट्री इक्वली पढ़ के नहीं जा सकते एग्जाम में, दैट्स नॉट पॉसिबल। और वही का हमारा काम होता है, दैट इज ऑल्सो आवर टास्क, विल हैव दैट। ठीक है, तो ये कुछ आइडिया लग रहा है, थोड़ी सी इनसाइट डेवलप हो रही है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कैसे हमें इस सब्जेक्ट को अप्रोच करना है, हाउ वी नीड टू अप्रोच इट।